नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा अग्रवाल आप लोग के समक्ष आज रेनी सेवम फाई का आर्थिक विकास सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि रेनी सेवम फाई मॉडल लुईस मॉडल का एक्सटेंशन है। इस सिद्धांत का जो मूल स्वरूप है वो लुईस के सिद्धांत की तरह है, लेकिन कुछ अर्थों में ये उससे भिन्न है। रेनी सेवम फाई मॉडल अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा मॉडल है जो यह स्वीकार करता है कि अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, जो कि यह मानता है कि एक तरफ पिछड़ी हुई कृषि क्षेत्र है जबकि दूसरी ओर विशाल औद्योगिक क्षेत्र है। रेनी सेवम फाई कहते हैं कि यदि हम कृषि क्षेत्र से उन श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दें जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य या जीवन निर्वाह मजदूरी से कम है, तो देश का विकास करना संभव हो जाएगा। रेनी सेवम फाई ने लुईस के मॉडल को ही आगे बढ़ाया और उनका कहना है कि श्रम की असीमित पूर्ति होने के कारण हमें आसानी से निर्वाह मजदूरी पर श्रम मिल जाते हैं। फाई एम रेनिस का जो मॉडल हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें सबसे पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय है, जिसमें कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत प्रगतिशील है। दूसरी मान्यता है कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें छिपी हुई बेरोजगारी या जिसको हम अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं वो पाई जाती है, जिसमें मजदूरों का जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य के बराबर होता है। यदि इन श्रमिकों को हम वहां से निकाल दें तो भी वहां के कुल उत्पादन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी मान्यता है कृषि श्रमिक जितना भी उत्पादन करते हैं वह पूरा उपभोग कर लिया जाता है। मतलब इसमें यह मान्यता है कि जो भी श्रमिक जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं उनकी बचत क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। पूरा उपभोग कर ले जाता है का मतलब वही है कि उनकी आमदनी इतनी कम होती है कि वो बचत नहीं कर पाते, बल्कि पूरा वो उपभोग कर लेते हैं। इसके पश्चात कृषि क्षेत्र में सामान्य उत्पादन में वृद्धि के बावजूद संस्थागत मजदूरी स्थिर रहती है। संस्थागत मजदूरी का मतलब ही है कि एक प्रकार से हम इसको एवरेज वेज भी कह सकते हैं कि जितना भी उत्पादन होता है उसमें जो संस्थागत मजदूरी है, जो निर्वाह मजदूरी है, वो बिल्कुल स्थिर रहती है। तो ये कुछ मान्यताओं के दिए हुए होने के आधार पर हम उनके मॉडल को पहले समझेंगे और उसके पश्चात उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला उस पर हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से हम ये देखेंगे, ये चित्र आपके समक्ष है जिसमें ओ एक्स अक्ष में श्रम शक्ति है और ओ वाई अक्ष में कुल उत्पादन। इसमें हम देख रहे हैं जो ओटीपी रेखा है वो कुल उत्पादन वक्र को प्रदर्शित करता है, जिसमें ओ एक्स अक्ष में हम जैसे जैसे श्रम शक्ति बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन में वृद्धि होती जाती है, लेकिन एक सीमा के बाद ये स्थिर हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं ये ml के रूप में ये उत्पादन में कोई परिवर्तन दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने में आती है। हम दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हैं कि उत्पादन में स्थिरता इस बात का भी द्योतक है कि इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो गई है। अब इसी चित्र को हम आगे जो चित्र देखने वाले हैं उसमें उल्टा करके रखा गया है और किस प्रकार से हम इन श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करेंगे जिससे जो कृषि क्षेत्र पर जो निर्भरता है वो लोगों की कम होगी
और औद्योगिक क्षेत्र में वो श्रमिक जो है स्थानांतरित होंगे, उसका कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 चित्र है, बिल्कुल एक साथ हैं, ABC 3 भाग हैं इसके, जिसमें प्रथम भाग में जो हमारा पहला चित्र है जो अभी हमने देखा था, उसको उल्टा करके रखा गया है, और जो हमारा मूल बिंदु है O, वो हमारे राइट साइड में ऊपर हम देख रहे हैं इस तरीके से, और ये जो OTP रेखा है ये OCX के रूप में हमको दिखलाई पड़ रही है, और ये जो OX रेखा हम देख रहे हैं ये एवरेज वेज को दिखाता, संस्थागत मजदूरी को दिखलाता है कि एक श्रमिक को कितनी मजदूरी मिल रही है। इधर जो हम देख रहे हैं OY अक्ष में, इधर कुल उत्पादन को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और OX अक्ष में श्रम शक्ति है। अब किस प्रकार से हम इन श्रमिकों को स्थानांतरित करेंगे वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो CX भाग हम देख रहे हैं ये बिल्कुल OX अक्ष के समानांतर है। जो पहले वाले चित्र के जो समानांतर भाग को हम यहाँ पर CX भाग में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो XC जो श्रमिक हैं उनको यदि हम औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दें, जो C भाग है इस चित्र का वो औद्योगिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और B और A जो है वो कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो जब CX श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें OW ही मजदूरी वहां भी प्राप्त होती है, और उससे कृषि क्षेत्र के कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो श्रमिक हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता 0 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि CX श्रमिक OM के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए, और ये जो हम PN रेखा देख रहे हैं ये सीमांत उत्पादकता को भी शो करता है, और WTHR जो रेखा हम देख रहे हैं ये मजदूरी को शो करता है, औद्योगिक क्षेत्र की मजदूरी को। तो ये जो श्रमिक एक प्रकार से अपने साथ अपना खाना लेकर गए हैं, हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार का समस्या ना तो कृषि क्षेत्र में होता है ना ही औद्योगिक क्षेत्र में होता है। इसके बाद हम उन श्रमिकों को स्थानांतरित करेंगे जिनकी सीमांत उत्पादकता पहले CX श्रमिकों की तुलना में अधिक है, लेकिन निर्वाह मजदूरी से उनकी सीमांत उत्पादकता कम है, जैसे CL भाग हम देख रहे हैं। तो ये जो CL भाग है ये जब हम ऊपर औद्योगिक क्षेत्र में इनको स्थानांतरित करते हैं तो इससे थोड़ा हमको फर्क दिखलाई पड़ता है। जो हम B चित्र में हम इस चीज को शो करेंगे। B चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो आप रेखा देख रहे हैं ASO, ये औसत भौतिक उत्पाद को या को शो करता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो CL श्रमिक जब ऊपर की ओर ट्रांसफर होते हैं तो पहले तो ये AS रूप में हम देख रहे हैं, औसत उत्पादन में कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन जैसे ही CL या ML श्रमिक जब ऊपर जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र में तो थोड़ी सी कमी कृषि क्षेत्र में उत्पादन में दिखलाई पड़ती है। उसके कारण जो औसत कृषि अतिरेक है, जिसको हम AAS भी कहते हैं, एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले तो इसमें कोई अंतर नहीं आया था AS के रूप में, लेकिन S के बाद हम देख रहे हैं ये रेखा गिरती हुई दिखलाई पड़ रही है। तो जब इन श्रमिकों को हम औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ी सी कमी कृषि उत्पादन की होने लगती है, और नेचुरली जब उत्पादन कम होगा तो उसकी कीमत में वृद्धि होगी, कृषि वस्तुओं की कीमत में। और जब कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी मजदूरी बढ़ाने की मांग होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं TH के रूप में मजदूरी में
थोड़ी सी वृद्धि दिखलाई पड़ रही है। इसके पश्चात जब हम एल के श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में जब ट्रांसफर करते हैं तो औसत कृषि अतिरेक जो एएएस है वो और नीचे गिरने लगता है। यहाँ हम एस बिंदु के आगे हम पहुंचते हैं राइट साइड में, तो ये धीरे धीरे और गिरने लगता है। तो जो औसत कृषि अतिरेक है वो और कम होने लगता है। तो जब औसत कृषि अतिरेक कम होने लगता है तो नेचुरली फिर से औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं। वहां कृषि वस्तुएं जब महंगी उनको मिलती हैं तो मजदूरी बढ़ाने की मांग वहां पर होने लगती है। तो ये औसत कृषि अतिरेक जो है वो निरंतर कम होते जा रहा है। और दूसरी तरफ हम एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो NMRU ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये सीमांत भौतिक उत्पाद को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो CX श्रमिक जो गए थे इनकी सीमांत उत्पादकता 0 थी, NM के रूप में हम देख रहे हैं। और ये जो आप MR रेंज देख रहे हैं ये MR रेंज जो है वो सीमांत उत्पादन की अधिकता को बतला रहा है, लेकिन ये जो निर्वाह मजदूरी जिसको हम संस्थागत मजदूरी कहते हैं उससे उनकी सीमांत उत्पादकता कम है। तो ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मजदूरी को शो करता है ASR ये जो आप देख रहे हैं, और ये जो SO है वो औसत कृषि अतिरेक को, और NMRU जो है वो सीमांत भौतिक उत्पाद को शो करता है MPP को। तो MR जो है वो मजदूरी से कम उत्पादन को शो कर रहा है, जबकि SO जो है वो औसत कृषि अतिरेक को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे जितने अतिरिक्त श्रमिक थे CL और LK ये सभी जब औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित होंगे तो उसका असर जो है न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी मजदूरी में वृद्धि के रूप में दिखलाई पड़ती है। और इधर हम ये देख रहे हैं कि ये जो R बिंदु है इसके बाद जो श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता है वो संस्थागत मजदूरी से अधिक हो जाती है। तो जब हम इस बिंदु में को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो ये वो शो करता है कि अब कृषि में व्यापारीकरण प्रारंभ हो गया है। तो जब कृषि में व्यापारीकरण प्रारंभ, जिस प्रकार से उद्योगों में होता है उसी प्रकार कृषि में भी होता है, और जितने भी अतिरिक्त श्रमिक थे वो सभी जब औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं तो जो औसत कृषि अतिरेक है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और अब केवल कृषि क्षेत्र में वही श्रमिक बचते हैं जितने लोगों की कृषि क्षेत्र में आवश्यकता है। और कुल कृषि अतिरेक जिसको हम TAS भी कहते हैं, टोटल एग्रीकल्चर सरप्लस, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसको हम ये जो संस्थागत मजदूरी OX और ये जो OCX रेखा के बीच की जो खड़ी दूरी है उससे भी हम माप सकते हैं कि धीरे धीरे ये कम होने लगता है और एक समय के बाद इसमें ये भी समाप्त हो जाएगा कृषि अतिरेक जो है। तो इस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में श्रमिकों को ट्रांसफर करके एक संतुलित विकास का प्रारूप रच सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्थिति और निर्मित हो सकती है जो रेनिस फाई ने बतलाया है कि जब जितने भी अतिरिक्त श्रमिक हैं वो जब औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो S के भाग आप देख रहे हैं ये दाहिनी ओर की ओर उठेगा और MR वाला जो भाग है वो बाईं ओर उठेगा। और ये दोनों ही रेखाएं जो हम ASR ये जो हम संस्थागत मजदूरी वाली रेखा देख रहे हैं वो धीरे धीरे उसमें ये समा जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। ये उन्होंने कल्पना की थी रेनिस फाई ने कि ये इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है और कृषि का व्यापारीकरण जो है वो प्रारंभ हो सकता है। तो रेनिस फाई ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारे पास जितने भी अतिरिक्त श्रमिक हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग करके औद्योगिक क्षेत्र में केवल इंडस्ट्री ही नहीं
हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इन श्रमिकों का उपयोग कर सकते हैं, और ये जितने भी अदृश्य बेरोजगार श्रमिक हैं उनको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये उनकी बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या थी रेनिस फाई की, जो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद।